डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12। स्टेट क्या होती है, स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इस वीडियो में सारा जानेंगे। अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे पास 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स होते थे, जिसमें से आर्टिकल 31 को 44 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू निकाल दिया गया। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल आर्टिकल्स आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 के बीच में हैं। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 14 से 32 तक ही नहीं बल्कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है, और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी शुरू होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 12 क्या है, किस तरह से वो स्टेट को डिफाइन करता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आखिर हमें ये जानना ही क्यों है कि स्टेट क्या होती है, ये स्टेट वर्ड है क्या। फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने से पहले हम स्टेट क्यों पढ़ें, क्यों जानना है। तो सवाल यहाँ पर उठता है हु इज स्टेट एंड हु इज नॉट स्टेट एंड वाई वी वांट टू नो अबाउट स्टेट। तो इसका आंसर ये है, अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो उसके लिए हम जाएंगे कोर्ट में हम रिट फाइल करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो रिट किसके खिलाफ फाइल कर रहे हैं। क्या हम उसके खिलाफ फाइल कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ वो केस हो ही नहीं सकता है ना। ये तो पता होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट हम केस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट केस होगा भी या नहीं होगा। तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि फंडामेंटल राइट एनफोर्स कर रहे हैं तो किसी के भी अगेंस्ट थोड़ा कर लेंगे, कोई प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट थोड़ा हम करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें ये पढ़ना है कि जब हम रिट को फाइल करेंगे या हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उस पर जब हम रिट कोर्ट में फाइल करेंगे तो कोर्ट डिसाइड करता है कि ये जो रिट या केस है हमने किसके अगेंस्ट में फाइल किया हुआ है। तो उसके लिए जितनी भी बॉडीज स्टेट के अंडर आएंगी उनके खिलाफ हम वो केस फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको एक चीज याद रखनी है कि मोस्टली द फंडामेंटल राइट्स provided to the citizens are claimed against the state and not against the private bodies mostly, but habeas corpus can be issued against a private body। तो अब हम देखेंगे कि स्टेट की डेफिनेशन है क्या। स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल भाषा में 2 पॉइंट्स बनते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन द टेरिटरी। अगर अब हम लेजिस्लेचर को डिफाइन करें तो यूनियन लेजिस्लेचर में आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आएंगे। वहीं स्टेट लेजिस्लेचर में आपका गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर भी वो है, ये सब चीजें लेजिस्लेचर में आएंगी। मतलब ये सारे स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी इसी तरह से चीजों को डिफाइन किया है कि कौन कौन सी चीजें स्टेट के अंदर हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर बात आती है कि जुडिशरी कहाँ पर है, जुडिशरी की सिचुएशन कहाँ है, क्या वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आती है कि नहीं आती है। तो करंटली जो जुडिशरी है वो अपने आप को स्टेट के अंदर डिफाइन नहीं करती है, मींस जुडिशरी वुड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेकिन जब जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या उसके जैसा कोई फंक्शन कर रही है, अगर जुडिशरी कोई एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो उस समय जो जुडिशरी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटीज़ की बात करें तो लोकल अथॉरिटी में वो चीज़ें जो स्टेट के अंदर आएंगी उसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के अंदर। इसमें लोकल अथॉरिटी का मतलब है म्यूनिसिपल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू आर एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद इन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल और लोकल फंड। कहने का ये मतलब है लोकल लेवल पर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपलिटी हो गया, आपका पंचायत आ गया, वो लोकल अथॉरिटीज़ में आ जाएंगे। अब इन तीनों को अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन कन्फ्लिक्ट आता है अदर अथॉरिटीज़ के ऊपर कि ये जो अदर अथॉरिटीज़ हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी।
इसको समझने के लिए हमें कुछ केसेस देखने पड़ेंगे। उसके लिए हम लोकल अथॉरिटीज़, अदर लोकल अथॉरिटीज़ में किस किस चीज़ों को रखा जाएगा वो हम केसेस के थ्रू देखेंगे। तो पहला केस हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने क्या किया, एक गाइडलाइन निकाली कि हम फीमेल स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करेंगे। यहाँ पर वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, आर्टिकल 15 की यहाँ पर वायलेशन होती है। कैसे? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि हम फीमेल्स को एडमिशन नहीं देंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने लगाया एडजस्ट्रम जर्निस। इसका मीनिंग होता है ऑफ द सेम काइंड। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मानो किसी लॉ में या किसी लेजिस्लेचर में कार, बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब कार, बस, ट्रक और ऑटो रिक्शा तो हम जानते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आएगा? तो एक्स्ट्रा में यहाँ पर वो चीज़ें आएंगी जो बिल्कुल इन जैसों के तरह होंगी, मतलब ऑटोमोबाइल्स। तो अदर अथॉरिटीज़ में इस केस के मुताबिक वो वाली अथॉरिटीज़ आएंगी जो गवर्नमेंटल फंक्शन करती हैं या कर रही हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि यूनिवर्सिटी इस तरह का कोई भी गवर्नमेंटल फंक्शन नहीं कर रही है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं आएगा। एक और केस देखते हैं, सभाजीत तिवारी और यूनियन ऑफ इंडिया का एक और केस देखते हैं। इस केस में ये बोला गया कि जो CSIR है, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जैसे UGC नेट का पेपर लेती है उसी तरह से CSIR भी नेट का पेपर लेती है, क्या वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पर एक और इससे पहले केस था सुखदेव वर्सेस भगतराम केस। इन दोनों केसेस में सेम बेंच जजमेंट दे रही थी और सेम डे पर दोनों का जजमेंट आया था। सभाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जजमेंट आया कि जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई हुई है। इसके मेंबर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और इसकी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट ही सप्लाई करता है। लेकिन CSIR एक स्टैट्यूटरी करेक्टर शो करती है, इसके अंडर ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक और केस देखते हैं, RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। इस केस में बेसिकली RD शेट्टी ने कुछ पॉइंट्स दिए जिसके तहत उसने कहा कि ये सारी चीज़ें अगर एक अथॉरिटी फुलफिल कर रहा है तो वो सारा वो लोकल अथॉरिटी में, यानी कि वो लोकल अथॉरिटी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर आएगी। आपकी स्क्रीन पर ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इनको आप पढ़ लेना। तो इन सभी फैक्टर्स में जो RD शेट्टी ने बोले, इससे ये प्रूव हो गया कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। एक और यहाँ पर केस था अजय वर्सेस खालिद मुजीब। यहाँ पर जो कश्मीर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ का रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको RD शेट्टी के जो टेस्ट उसने बताए हुए थे उसके मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टेट की डेफिनेशन में रखा गया कि ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स में आता है। उसके बाद एक और केस देखने को मिला, चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT। इस केस में ये बोला गया कि जो NCERT है वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं आती है। एक और केस देखा गया, प्रदीप कुमार वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। 2002 में ये केस देखने को मिला। इस केस में 7 जजेस की बेंच बैठती है। दे सेड अल्टीमेट टेस्ट इज डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी वुड बी एन इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द स्टेट, would be whether functionally, financially and administratively the body was under the deep and pervasive control of state। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जो अथॉरिटी, अगर वो अथॉरिटी जो हर तरह से स्टेट के कंट्रोल में है तो वो अथॉरिटी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। इसके बाद एक और केस आया, जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने BCCI को डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बाहर रखा कि BCCI डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर नहीं आता है।